प्रोटॉन किसने करी थी? गोल्ड स्टीन ने। ये किसने करी थी? गोल्ड स्टीन ने। तो सिमिलर तुम्हारा सेम सेटअप है, कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है, बट डिफरेंस आता है तुम्हारा क्या? अब देखो एक चीज आता है तुमको एटम के बारे में। ठीक है, तो एटम तुम्हारा होता है ना, ये एटम तुम्हारा ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें अंदर क्या होता है? हमने क्या बताया था? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, ये बाहर होते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन इजी होता है, मतलब निकाल सकते हैं इनको एनर्जी देके। बट अंदर से प्रोटॉन निकालना इजी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा होता है, या कह लो कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा होता है, वो फोर्स होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, मगर जो फोर्स तुम्हारा अंदर, जो अंदर प्रोटॉन बैठा है ना, ये अंदर प्रोटॉन कैसे बैठा हुआ है? मतलब कोई ना कोई फोर्स तो है जिसको रोक के रख रहा है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स है, इसीलिए इसको नाम देते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा होता है। ठीक है, तो ये जो अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, इसका रेंज बहुत कम होता है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ये तुमसे क्वेश्चन, तुम्हारा जब तुम्हारा चैप्टर था पहले, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, उसमें ये चार पांच फोर्स आते हैं: न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लंदन फोर्स। ठीक है, वो सब कुछ चैप्टर तुम्हारे हट गया सिलेबस से। ठीक है, तो उसमें आता है न्यूक्लियर फोर्स। तुम्हारा जेई का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इस पे, तो जेई मेंस में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसकी रेंज ना बहुत कम होती है। तो तुम्हारा जो अंदर वाला जो न्यूक्लियस होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है, वो अप्रोक्सीमेट 10 to the power 15 मीटर होता है। मतलब क्या? इसमें इसकी रेडियस होती है ना, वो 10 to the power -15 मीटर होती है, मतलब 1 10 to the power-15 होता है। जो एटम होता है उसका साइज क्या होता है? अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट हम 10 to the power-9 मान सकते हैं, मतलब 1 नैनोमीटर। ठीक है, ये साइज होता है एटम का। ये साइज किसका होता है? एटम का। और न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? 10 to the power-15। ठीक है, तो समझ सकते हो कि एक एटम में कितने कम, लेस स्पेस में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस का जो रेंज होता है ना, वो बहुत कम होता है। मतलब वो जैसे ही न्यूक्लियस खत्म होता है उसके बाद वो फोर्स लगना बंद हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेंज बट ज्यादा होता है, बट न्यूक्लियर फोर्सेस का रेंज क्या होता है? लेस होता है। ठीक है, तो अब देखो आते हैं बात पे। तो यानी कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना तो इजी है, बट प्रोटॉन नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वहां अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, उनको ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखो आखिर फिर कैथोड प्रोटॉन, मतलब तुम्हारा तो नेगेटिव चार्ज वाली थी, कैथोड रेज थी। तो ऐसे जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई, वो उनको जो रेज थी उनको नाम दिया गया कनाल रेज। क्या नाम दिया गया? कनाल रेज। तो अब इनकी फिर डिस्कवरी कैसे हुई? तो क्या था ना, जो जैसे तुमने अभी तक हमने क्या किया था? वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। अब हमने वैक्यूम क्रिएट नहीं किया, अंदर क्या करी हमने? गैस रख दी। लेट्स सपोज हमने हीलियम गैस भर दी अंदर। ठीक है, तो हीलियम हीलियम गैस हमने भर दी, तो क्या होगा? जब जैसे तुमने तुमने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी है, हाई वोल्टेज लगाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये क्या करेगा? इससे टकराएगा। और जैसे ही इसको टकराएगा, तो ये अपनी एनर्जी, जब भी कोई दो बॉडी टकराती है, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ोगे तुम, कोलिजन। तो जब भी कोलिजन होता है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफर करती है। ठीक है, जो उसके पास एनर्जी थी वो ट्रांसफर करेगी। तो जब सफिशिएंटली हाई वोल्टेज की तुमने वोल्टेज अगर लगाया, तो इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छी खासी वेलोसिटी से होगा, वो टकराएगा हीलियम एटम से, उसको एनर्जी क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। जिसकी वजह से वो हीलियम आयन, जो हमारा हीलियम एटम था ना, वो आयोनाइज होगा। आयोनाइज मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में कोई एटम है, उसका आयंस में जो कन्वर्जन होता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, तो आयोनाइजेशन क्या होता है? किसी भी एटम का आयंस में कन्वर्जन, तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन टकराएगा, इसको कुछ एनर्जी देगा, जिसके क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन अंदर होंगे। ठीक है, हीलियम के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे। जैसे वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, वो हीलियम को छोड़ देंगे। ठीक है, तो मान लो तुम्हारा हीलियम एटम है, तो हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीलियम तुम्हारा होता है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो निकल गए, तो तुम्हारा बनेगा क्या? हीलियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई आयोनाइजेशन रिएक्शन होगी। और पता है, हीलियम 2 प्लस को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। याद रखना, हीलियम 2 प्लस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। एक बार फिर से आएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ तुम्हारा, जो जब ये टकराया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से उनको हीलियम आयन बना, प्लस दो इलेक्ट्रॉन बने। तो इलेक्ट्रॉन के, ये जो दो इलेक्ट्रॉन बने, ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये एनोड की तरफ जाएंगे।
मगर हीलियम 2+ है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। हीलियम जो आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये किधर जाएगा, कैथोड की तरफ नेगेटिव की जाएगा। तरफ। तो हमने क्या, नेगेटिव की तरफ। हाँ निगेटिव तरफ जाएगा। तो हमने यहाँ पे अब क्या किया था ना, हमने दोनों तरफ जो फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग लगा रखी थी जिंक सल्फाइड की, तो हमने देखा इधर भी देखो ग्लो हो रहा था, इधर भी ग्लो हो रहा था। तो ये कैथो मतलब इधर तो एनोड की तरफ ग्लो हो रहा था, हमको पता लगा कि हाँ चलो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स से कैथोड रेज थी। बट ये प्रोटॉन जो तुम्हारा कैथोड था, ठीक है, उधर क्यों ग्लो हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव चीज उधर आ रही है, ठीक है। तो उनको नाम दिया गया कैनाल रेज, जो रेज को नाम दे दिया गया कैनाल रेज। और जो उसके पार्टिकल्स थे उसको बोल दिया गया प्रोटॉन्स, क्योंकि वो क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज थे। तो ये सेटअप था तुम्हारा उसका, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का सेटअप है, ठीक है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं बना हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये आयोशन रिएक्शन होगी। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, ठीक है, जो तुम्हारी कैनाल रेज थी उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे हमने अभी तक कैथोडिक के लिए देखी थी, एनोड के लिए देखेंगे। तो तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी सेम है, क्या सेम है, कि तुम्हारा जो एनोड रेज होती है ट्रेवल करती है किधर, किसमें, स्ट्रेट लाइन में। अब देखो एनोड रेज थी जो, ये कैनाल रेज थी जो, वो कैसे जनरेट हुई, ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ गैस, ठीक है। तो आयोनेशन की जब आयोनेशन होता है क्या होता है, ड्यूरिंग आयोनेशन पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स वर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये आयोनेशन हो रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बना प्लस इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है। तो जो तुम्हारी एनोड रेज थी, जो कैनाल रेज थी, वो क्यों जनरेट हुई, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना कि ऐसा कि यहाँ से प्रोटॉन निकल रहा, ठीक है। तो यहाँ से प्रोटॉन नहीं निकला, क्योंकि प्रोटॉन निकलना इजी नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, तो वो प्रोटॉन इजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो वो किसके, तुम्हारी कैनल रेज किसकी वजह से आई, पॉजिटिव आयंस की वजह से, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आयंस था किधर जाएगा, वो कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, एनोड की तरफ। तीसरा पॉइंट तुम्हारा क्या है, सेम चीज, कि कैथोड रेज पॉजेस एनर्जी, ठीक है। तो ये भी कुछ ना कुछ क्या करेंगे, वेलोसिटी होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। चौथा ही पॉइंट, अब देखो क्यू बाई एम। अब ये बताओ, जो तुम्हारा ये तुम्हारा हीलियम था, अभी तुम्हारा हीलियम था, ये एनर्जी होगी, हीलियम का आयन बना, ठीक है। मान लो तुम्हारा दूसरा हाइड्रोजन एटम ले लिया, तो उससे हाइड्रोजन का आयन बनेगा। तो वो हर बार इसका मास कुछ और होता है, हीलियम का मास कुछ और होता है, इसका चार्ज हो कुछ और है, इसका चार्ज कुछ और है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो क्यू बाई एम रेशियो है, क्यू बाई एम मतलब क्या, चार्ज बाई मास रेशियो, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच आयंस आर जनरेटेड, ठीक है। तो जिस गैस से वो पार्टिकल या वो आयन बना है, वो इस पे डिपेंड करेगा, उसका क्यू बाई एम होगा, ठीक है। वहां पे क्या था कैथोड रेज में, कि क्यू बाई एम रेशियो क्या था, फिक्स था, वो बदलता नहीं था। बट यहाँ पे बदलेगा, तो डिपेंड करेगा कि हमने गैस कौन सी ली है, ठीक है। सिमिलरली अगर पांचवा पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, कि बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स वर जस्ट अपोजिट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो पार्टिकल्स थे, इनका जो बिहेवियर था जब हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाई, वो इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट अपोजिट था। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे क्या थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे पॉजिटिव तरफ जा रहे थे, तो तुम्हारा ये जो कैथोड कैनाल रेज वाली थी, ये किधर जा रही थी, नेगेटिव की तरफ जा रही थी। तो इन इसलिए इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या पता चला, कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पता चला कि ये कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। तो उनको नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन्स, ठीक है, उनको नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन्स। अब देखो, तो ये जो प्रोटॉन था, ठीक है, तो अब देखो जो जो इसको हमने जो इसको प्रोटॉन बोला ना यहाँ पे, जो मतलब इस वाले कॉन्टेक्स्ट में, वैसे तो प्रोटॉन का मास फिक्स होता है, ठीक है। वैसे तो प्रोटॉन का मास हमने पढ़ा था ना, 1.67 टू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं, ठीक है। तो वैसे तो फिक्स था। बट यहाँ पे जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ, यहाँ पे प्रोटॉन किसको बोल रहे हैं, जो तुम्हारा आयन बना, यहाँ पे हम प्रोटॉन किसको बोल रहे हैं, जो आयन बना। तो देखो यहाँ पे जो आयन बना ना, वो तो बदल रहा है, मतलब एक बार हीलियम आयन है, कभी वो हाइड्रोजन आयन है। तो इसका जो होगा मास क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये मास डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ गैस पे। जैसे कैथोड में क्या था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो हर कोई भी एटम ले लोगे उससे सेम ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसका मास भी सेम होगा, चार्ज सेम होगा, सब सेम होगा। बट यहाँ पे तुम्हारे नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा 7 पॉइंट क्या कहता है, 7 पॉइंट है कि एज द प्रोटॉन्स आर बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, मतलब वही लिखा है जो मैंने तुमको बताया अभी, कि जो प्रोटॉन्स क्या होते हैं, वो बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है, स्ट्रांगली विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा वो अच्छे से मतलब पैक्ड होते हैं, वो उनको वहां से निकालना इजी नहीं होता है।
इसीलिए जो कैनाल रेज होती है ना, वो तुम्हारे प्रोटॉन्स के कंसिस्ट नहीं करती, वो कंसिस्ट करती है पॉजिटिव आयंस, ठीक है, ना कि प्रोटॉन्स। बट उनको नाम दे दिया गया प्रोटॉन, क्योंकि उनको पॉजिटिवली चार्ज था तो उनको नाम प्रोटॉन दे दिया गया। तो मेनली जो प्रोटॉन नेम था ना वो हाइड्रोजन गैस दिया गया था, अभी देखेंगे क्यों। ठीक है, तो तुम्हारे जो कैनाल थी वो पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है, ना कि प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स निकलना इजी नहीं होता है। ठीक है, 8वां पॉइंट मैंने ये रखा है कि जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, एटॉमिक मास क्या होता है, 1। एटॉमिक नंबर 1 मतलब इलेक्ट्रॉन एक, ठीक है, प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन जीरो, ठीक है, 1 - 1 कितना है, 0। तो जब आयोनाइजेशन हो जाएगा तो H2 मान लो है, तो कन्वर्ट हुआ 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो 2H प्लस है, अब बताओ इसका तो हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब इसके बाद बचा क्या, न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन बचा ना। इसीलिए इसको जो नाम दे देगा प्रोटॉन दिया गया था, क्योंकि एक्चुअल में देखा है तो ये प्रोटॉन ही है, बट ये हाइड्रोजन का एटम है, पर इसमें बचा क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन बचा है। इसीलिए इसके वजह से हमने नाम दे दिया क्या, प्रोटॉन। ठीक है, मगर एक्चुअल में वहां पे प्रोटॉन नहीं निकलता है। ठीक है, तो तुम देखोगे कहीं जब तुम अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो प्रोटॉन्स की जगह पे तुम देखोगे H+ यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, H+ को प्रोटॉन बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका तुम एक नाम ही पढ़ोगे, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, तुमने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रोटियम नाम आया कहाँ से, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन जीरो होता है। तो बस इसी वजह से इसको नाम दिया गया प्रोटॉन। ठीक है, तो याद रहेगा ना कि एक्चुअल में कोई भी प्रोटॉन नहीं निकलता है, वो पॉजिटिव आयंस होता है। ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने क्या किया था, बेरिलियम की शीट ली थी। ठीक है, बेरिलियम की शीट ली थी। ठीक है, आगे आगे लिखा हुआ, ठीक है, थिन शीट ऑफ बेरिलियम ली थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उसको अल्फा पार्टिकल से क्या किया था, बम्बार्ड कराया था। बम्बार्ड मतलब उस पर डाले थे। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल मैंने तुमको बताया भी क्या होता है, He2+ होता है। तो अल्फा पार्टिकल डाला उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है, जिसका मास प्रोटॉन की मास से बस थोड़ा ही ज्यादा था, वो एमिट हो रहा था। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल मतलब ना ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट हो रहा था, ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट हो रहा था, बट फ्लोरेसेंस आ रही थी। इसका मतलब कुछ तो ऐसा कुछ आ रहा है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, मगर वो कुछ एमिट हो रहा है, कोई तो पार्टिकल एमिट हो रहा है। तो जब वो किसी से भी डेविएट नहीं हो रहा था, इसका मतलब उस पर चार्ज ही क्या होगा, जीरो चार्ज होगा, ना ही पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही निगेटिव चार्ज होगा, तो उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। ठीक है, तो उसकी ये रिएक्शन है जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में दी। एक्चुअली रिएक्शन वहां पे ये हो रही थी कि बेरिलियम था, उसको हीलियम से कराया, तो यहाँ पे कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा था प्लस एक न्यूट्रॉन निकल रहा था। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन जो निकल रहा था, ठीक है, तो ये ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट हो रहा था ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट हो रहा था, इसलिए इसको नाम दिया गया क्या, न्यूट्रॉन।